Hello, back to Zen Study. In our continuing initiative regarding the significant issues on daily basis, these are some topics that have appeared on today's newspaper. So let's begin. The first one is about the political turmoil in Bangladesh and Sheikh Hasina's who fled to India. Now, in our parliament, our Minister of External Affairs, Mr. S. Jaishankar, has made some statements. So, let's dwell upon his statements and know how India is perceiving the whole situation and what are the actions that we are taking. So, first and foremost, Dr. Jaishankar said is, our forces on the borders with Bangladesh is on high alert. रीज़न उसका ये दिया जा रहा है कि जब किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल टर्मोइल होता है तो द फर्स्ट कंट्री टू अफेक्टेड इज़ द रीजन दैट बॉर्डर्स द कंट्री जहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल अकर हुआ है. तो हमारे लगभग 4-5 स्टेट बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करते हैं और उनमें भी इलीगल इमिग्रेंट्स या इन्फिल्ट्रेटर्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग बहुत सालों से फेस करते आ रहे हैं. तो कहीं भी पॉलिटिकल टर्मोइल होता है तो देयर इज़ एनार्की, लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स हो जाता है. तो इसके चलते जो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज होती है, पुलिस स्पेसिफिकली, वो बहुत इनएफिशिएंट हो जाती है. देयर इज़ लॉलेसनेस और जो ऑर्डर होता है वो ब्रेकडाउन हो जाता है. तो इसके कारण उनका बॉर्डर सिक्योरिटी जो बांग्लादेश के साइड का था, दे वोंट बी हैविंग सम ऑर्डर्स कि किसको रोकना है, किसको जाने देना है. और ये अगर पॉलिटिकल टर्मोइल और बढ़ता है तो देयर मे बी चांसेस कि 1971 वॉर के पहले जैसे बंगाली रेफ्यूजीज इंडिया आए थे वैसे ही कुछ इस बार भी होगा. तो इसीलिए फोर्सेस आर ऑन अलर्ट. बट अभी तक हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा ब्लडशेड हो. जो पॉलिटिकल टर्मोइल था इट हैज़ सबसाइड बट स्टिल आवर फोर्सेस आर ऑन अलर्ट, ऐसा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है. ही वेंट ऑन टू नरेट द इंस्टेंसेस या क्या क्या इवेंट के बाद ये पॉलिटिकल टर्मोइल अभी के कंडीशन में पहुंचा. तो ही सेड देयर इज ए डीप पॉलिटिकल डिवाइड इन बांग्लादेश जो कि बहुत सालों से दिख रहा है. और इसी जनवरी में 2024 में इलेक्शंस हुए थे और उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और इसके कारण बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट था बिटवीन लॉट ऑफ पॉलिटिकल फैक्शंस. तो इसके कारण उसको कह सकते हैं कि देयर इज़ अ डीप पॉलिटिकल डिवाइड इन द कंट्री. और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिवाइड होने से देयर इज़ ऑलवेज सम चांस कि कोई एक इवेंट के कारण देयर विल बी इट वुड एक्ट एज ए ट्रिगर टू ग्रेटर इवेंट्स जो कि पॉलिटिकल टर्मोइल में चेंज हो जाए, जो कि बांग्लादेश में हुआ. उसके बाद रीसेंट अपहीवल इन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि जनवरी के बाद से ये बिल्ड हो रहा था. और उन्होंने बाद में ये कहा कि पिछले 1 महीने में जो पॉलिटिकल वायलेंस है या वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट फोर्सेस या गवर्नमेंट इन जनरल, स्पेशली द अवामी लीग, द पॉलिटिकल पार्टी, उसके अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा था वो उसका इंटेंसिटी और उसके नंबर्स में जो लोग अप्रोच करे थे उसके अगेंस्ट वो बहुत बढ़ता जा रहा था. तो वायलेंस आर्सन सिंस पास्ट 1 month ये सिचुएशन बिल्ड हो रहा था. और जिस दिन ये इवेंट हुआ कि शेख हसीना हैड टू रिजाइन एंड फ्ली द कंट्री, उस दिन आर्मी केम टू हर एंड सेड कि वी वोंट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू and you have 45 minutes until the mob reaches to your residence. तो उसके बाद she had just 45 minutes to tender her resignation and flee the country. He goes on to say कि जो अवामी लीग है, जो प्रिंसिपल रूलिंग पार्टी है बांग्लादेश में, वो बहुत दिन से एक पॉलिटिकल हेजेमनी था उनका इन द पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल. और इससे उनके जो अपोजिशन पार्टी है या ऑपोजिशन का जो सारे ग्रुप्स इकट्ठा हो गए, दे वुड एक्ट इन सम प्रोटेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी 2-3 days 4 days. बट इवेंचुअली ये ब्रू होते होते अब बहुत बड़ा नंबर हो गया. और रिसेंटली पिछले कुछ महीनों से ये देखा जा रहा था
the opposition members or the mob of the opposition would target specifically the businesses and houses of Awami League members. तो उससे होता क्या है कि ये दिखा रहा है कि दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड दे आर शोइंग द रेजेंटमेंट अगेंस्ट द पॉलिटिकल मेंबर्स ऑफ द पार्टी जिसका शेख हसीना लीडर थी. और ही गोज ऑन टू से कि अगर किसी इकनॉमी में बिजनेसेस और प्रॉपर्टी को हार्म किया जाता है तो उससे जो आम जनता है, दो जिनका पॉलिटिकल बायस नहीं है या पॉलिटिकल किसी क्लास को सपोर्ट या उनके फेवर में नहीं है, उनका ये एजेंडा होता है कि उनका ये रहता है कि देयर विल बी अनसर्टेनिटी फॉर देम टू रन अ बिजनेस बिकॉज मॉब का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता है. दे वुड एक्ट, दे वुड लेबल समवन सम नेम और डिमार्केट किए उसका सपोर्टर है एंड दे वुड बर्न दैट बिजनेस फॉर एंटरप्राइज या किसी का घर. तो इसके चलते इवेंचुअली बात यहाँ तक पहुँच गई है कि डॉक्टर एस जयशंकर हैज़ मेड अ स्टेटमेंट दैट वी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटीज़. पिछले कुछ दिनों में ये न्यूज़ आ रही है जो बहुत सारे मंदिर जो बांग्लादेश में हैं उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है. 2 हिंदू इलेक्टेड मेंबर्स को जला दिया गया, ऐसा न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं. तो इसी को हाईलाइट किया है पार्लियामेंट में और ये सारा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था ऑल पार्टी मीटिंग के बाद. तो ये सारा सीक्वेंस उन्होंने देश के सामने रखा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई और ये कंसर्न बताने से ये पता चला कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में सोच रही है, किस डायरेक्शन में एक्शन लेगी. अब एक अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस दिल्ली में कुछ दिन पहले हुआ था जिसमें एक ओपन सुअर में, एक ओपन खुले नाले में एक माँ और बच्चे गिर गए थे और डूबने की वजह से उनकी जान चली गई थी. तो इस पे हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट है. तो पहले हाईकोर्ट ने क्या कहा वो देखते हैं, फिर क्या ओपिनियन दिया है ये भी देखते हैं. ऑफिसर्स थिंक डूइंग वर्क इज अ क्राइम, ये दिल्ली हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है टू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट या एमसीडी. तो उनका ऐसा कहना है कि ऑफिसर्स ये मानते हैं कि काम करना एक गलती है, एक गुनाह है. तो ये इतना बुरा इंस्टेंस था कि नॉट एन एक्सीडेंट, नॉट अ मर्डर, बट अटर फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या अटर नेग्लिजेंस टुवर्ड्स योर ओन ड्यूटी. इसके कारण एक माँ और बच्चे की जान जाती है और इसके चलते हाईकोर्ट इस पर एक्शन लेगा और ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है. और उसके बाद हाईकोर्ट गोज ऑन टू से दिस इज़ अ फिट केस फॉर रिकमेंडेशन टू डिसॉल्व एमसीडी. लाइक हम लोग को इस चीज़ से 2 चीज़ सीखने को मिलता है कि यहीं से दिखता है कि अगर एग्जीक्यूटिव अपना काम सही से ना करे और राइट्स अब्यूज़ करे, लोगों के राइट्स अगर वो अपना काम सही से नहीं करेंगे तो किसी ना किसी इंडिविजुअल का राइट टू लाइफ हैम्पर होगा और उसके चलते कोर्ट को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा एंड दे वुड गो ऑन टू एक्ट समथिंग जो हम लोग बोल सकते हैं कि जुडिशियल ओवररीच है. ये कोर्ट का काम नहीं है बताना कि किस लेजिस्लेटिव असेंबली को या किस एग्जीक्यूटिव बॉडी को डिसॉल्व करना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको पावर नहीं है, बट दे हैव मेड दिस स्टेटमेंट. तो ऑनरेबल हाईकोर्ट इस इंस्टेंस को इस तरह से देख रहा है बिकॉज दे आर फेड अप विद देयर इनएफिशिएंसी ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, द ब्यूरोक्रेसी ऑफ एमसीडी. सो दे हैव मेड दिस स्टेटमेंट. तो हम लोग इसको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि कैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन के इनएफिशिएंसी के चलते कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है और इवेंचुअली दे वुड मेक सम स्टेटमेंट और मेक एन आर्ग्यूमेंट टू गो बियॉन्ड देयर जुडिशियल पावर, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है. तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये इंस्टेंस यही शो करता है और हाईकोर्ट ने भी कहा है हाउ नॉन सीरियस आर यू इन योर ओन ड्यूटी, जो आपका मैंडेट है, जो आपका ड्यूटी है. फिर हम लोग इसको एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और देखेंगे कि कैसे एग्जीक्यूटिव अपना ड्यूटी नहीं करने से इट वुड अब्यूज द राइट्स ऑफ सिटीजन. तो एक ड्यूटी डेजिग्नेटेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय सम लॉ. और किसी भी एग्जीक्यूटिव का अगर हम लोग बेसिक्स देखें तो उसका 2 ही काम है. पहला है प्रोवाइड गवर्नेंस और दूसरा है प्रोवाइड ईज ऑफ लिविंग. इस केस में इट इज़ वेरी मच एप्लीकेबल फॉर एमसीडी, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है दिल्ली का.
तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी किसी भी एग्जीक्यूटिव का है, वो है प्रोवाइडिंग गवर्नेंस टू द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको गवर्न करना है, उसको मैन करना है और कोई भी बेनिफिट्स है वो जनता को देना है। दूसरा है प्रोवाइड ईज ऑफ लिविंग। किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का यही काम है कि वो ईज ऑफ लिविंग दे किसी भी सिटीजन को जो उस शहर में रह रहा है। तो अगर ये ड्यूटी का नेग्लेक्ट होता है, अगर इसको हम एक स्टेप और आगे जाके समझें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स यही निकलता है, देयर इज ब्रॉड राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में शेल्टर, हैविंग गुड हेल्थ केयर सिस्टम, और इसको एक्सपैंड किया जाए टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल या क्लीन इन्वायरमेंट। बट अगर ओपन ड्रेन्स पे जाएं और उसमें कोई डूब के मर रहा है, दैट वुड माउंट कि राइट प्रोटेक्ट करना था किसी को और वो इट इज फेलिंग टू डू दैट। तो ये सारे जो लॉज और सारे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इट इज ऑल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड अवॉर्डिंग सम राइट्स। तो एमसीडी डिड नॉट प्रोवाइडेड द फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने मैन नहीं किया और गवर्नेंस एफिशिएंट नहीं दिया। इसके चलते क्या हुआ कि दे आर अब्यूजिंग देयर पावर, कि आई हैव द पावर टू डू इट एंड नॉट डू इट एंड दे चूज नॉट टू, एंड दे आर अब्यूजिंग देयर पावर, दे थिंक दैट दे डोंट हैव एनी अकाउंटेबिलिटी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दे सीम दैट दे आर अनअकाउंटेबल टू द पीपल। और इवेंचुअली अगर ये अनअकाउंटेबिलिटी को अगर हम थोड़ा और स्ट्रेच करें, तो अगर ये अनअकाउंटेबिलिटी है तो इट वुड माउंट टू अब्यूज ऑफ राइट्स। किसी का राइट आप हनन कर रहे हैं, किसी का राइट अब्यूज कर रहे हैं। तो अगर आप आप अपना ड्यूटी नहीं करेंगे या ब्यूरोक्रेसी अपना ड्यूटी नहीं करेगी, तो somebody will die। यहाँ पे यही हुआ है, एंड दैट वुड माउंट तो अगर किसी का राइट्स हैम्पर होगा तो दैट इंडिविजुअल विल गो टू द कोर्ट्स, या फिर कोर्ट सू मोटो कॉग्निजेंस लेगा ऑफ दैट इवेंट, एंड द कोर्ट विल डीम दैट, वुड से कि यू हैव नॉट डन योर ड्यूटी एंड आई विल टेक सम रैश एक्शन, जो उसका ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, कि कोर्ट विल इंटरवीन व्हेन सम राइट हैज़ बीन अब्यूज्ड। तो कोर्ट ऐसा कोई डिसीजन या ऐसा कोई ओपिनियन दे देगा दैट वुड माउंट टू जुडिशियल ओवररीच, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। और ये सब इसीलिए हो रहा है बिकॉज some permanent executive is not performing their duty and they are not held accountable for non-performance of their assigned duties. अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दिल्ली के एमसीडी से ही, क्योंकि एमसीडी आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आफ्टर वारन ट्रेजेडी। तो एक न्यूज़ है, एमसीडी येट टू कंप्लीट अनसेफ बिल्डिंग सर्वे अमिड कंसर्न्स। अभी बहुत सारे कंसर्न कि बेसमेंट में काम नहीं करना है या आपके सीवर्स ब्लॉक्ड हैं कि नहीं, ये सारे उनको सर्वे करना है कि बिल्डिंग सेफ है कि नहीं। और अभी मॉनसून है तो दे हैव टू बी ऑन टोज कि पुराने बिल्डिंग कहीं गिर तो नहीं हमेशा न्यूज़ आता है कोई ना कोई किसी रात भर बारिश के बाद कोई बिल्डिंग गिर जाती है। तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ एमसीडी टू कीप अ वॉच कि कौन सा बिल्डिंग या कौन सा रेजिडेंशियल एरिया अनसेफ है हैबिटेशन के लिए, या कहाँ पे ऐसा कौन सा म्यूनिसिपल ड्यूटी है जहाँ पे वो लैग करें एंड दे हैव टू मेक इट राइट। तो व्हेन इट कम्स टू एमसीडी, आपको हमेशा न्यूज़ पढ़ने के मिल जाएगा, देयर आर ह्यूज लाइन फॉर प्रॉपर्टी टैक्स डिस्प्यूट एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो डिजिटाइजेशन अभी भी बहुत सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इंडिया में नहीं हुआ है, एंड दैट दिस इज़ वेरी फनी बिकॉज स्वामित्व स्कीम, जो कि जियो लोकेशन थ्रू ड्रोन्स, जो आपके प्रॉपर्टी राइट्स आपको अवॉर्ड करते हैं रूरल एरियाज, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया में, एंड दे आर प्रिटी सक्सेसफुल एंड वेरी डिसेंटली इम्प्लीमेंटेड। बट व्हेन इट कम्स टू एमसीडी, दे आर स्टिल लिविंग इन द एंशिएंट एरा, दे आर स्टिल डूइंग द पेपर वर्क, दे आर स्टिल डोंट हैव पेपरलेस ट्रांजैक्शन। इफ़ यू वांट टू फाइल प्रॉपर्टी टैक्स, दे वुड आस्क यू प्रायर प्रॉपर्टी टैक्स जो आपने पहले भरा है, and they would simply say कि they don't have the records because everything is not digitized. So it shows कि when it comes to urban governance, lot is talked in politics. Politics पे ज़्यादा बात होती है, ना कि governance में, और governance को कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में कोई thought नहीं दिया जा रहा है। They are the richest corporations in the world. They can easily implement at least digital India
in their own department. और ये ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, पुराने ज़माने के गवर्नेंस मॉडल से, इससे सिर्फ करप्शन ब्रीड होता है और इनएफिशिएंसी आती है, और इवेंचुअली बहुत लोग जो अर्बन शहरों में रह रहे हैं दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लिव देयर, और जो एम है बहुत दिनों से टू ईज ऑफ लिविंग, वो एजेंडा में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब हम लोग आते हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए है। पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया गया है बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट कि 577 CFPF पर्सनल्स हैव डाइड बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज इन माओइस्ट हिट एरियाज इन 5 years। तो इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लोग जब इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, वी थिंक इन टर्म्स ऑफ कौन कौन से एरिया में माओइस्ट अब हट गए हैं या दे हैव बीन डिफीटेड और द एरिया हैज़ बीन कॉम्ड ऑफ द माओइस्ट फोर्सेस। बट इस चीज़ में हम लोग सक्सेसफुल एज अ नेशन, एज अ स्टेट इसलिए हो पा रहे हैं बिकॉज somebody is manning those areas by giving their precious life. तो when it comes to security forces, स्पेशली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, जिन्हें हम सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं, उनमें 4 फोर्सेस हैं, BSF, CRPF, ITBP एंड CISF। तो पहले देखेंगे कि क्या क्या इन सब फोर्सेस में हेल्थ कंसर्न्स होते हैं, ये कौन कौन से रीजन्स में ऑपरेट करते हैं और उन रीजन्स में क्या क्या हेल्थ इश्यूज आते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्सनल। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर आप कोई सा भी मिलिट्री हिस्ट्री का बुक पढ़ें तो सारे हिस्टोरियंस या सारे एक्सपर्ट्स यही लिखते हैं कि द नंबर 1 एनिमी ऑफ एनी सोल्जर इज़ द टेरेन इटसेल्फ, बिकॉज इफ़ यू सी एनिमी you shoot and kill the enemy, but you are still in the territory. It may be a jungle, it may be ocean, it may be a mountain, or it may be a urban setting. So the terrain is your first enemy. You have to save yourself from the terrain to get out of the conflict alive. तो हर एक रीजन का एक टेरेन का कॉम्प्लेक्सिटी होता है, और माओइस्ट हिट एरियाज़ में सबसे ज़्यादा टेरेन का कॉम्प्लेक्सिटी होता है डेंस जंगल, जहाँ पे मलेरिया या कोई भी ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज़ जो वेक्टर के थ्रू फैलता है। तब हम लोग देखेंगे चारों आर्म फोर्सेस, जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस है, उसमें चारों फोर्सेस में क्या क्या इश्यूज़ हम लोग देखते हैं हेल्थ के पर्सपेक्टिव में। BSF जो एक्सट्रीम कंडीशन है वो गुजरात में सॉल्ट मार्शेस में रहते हैं। वहाँ पे अगर आप अपने बॉडी को एक्सपोज करेंगे, पानी में डालेंगे, तो आप उसको खो सकते हैं। दैट एरिया इज सो सलाइन एंड सो सॉल्टी, और वहाँ पे ह्यूमिडिटी इतना होता है, वी जनरली टेंड टू गेट वेरी अनकम्फर्टेबल जब थोड़ा सा भी ह्यूमिडिटी होता है। दे हैव टू स्टे देयर फॉर मंथ्स और ईयर्स। तो जस्ट इमेजिन कि BSF के लिए वो सबसे हार्शेस्ट एरिया है। एंड व्हेन इट कम टू CRPF, वो रेड कॉरिडोर में है। माओइस्ट नो द टेरेन वेरी वेल, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिजीज़ है, मे बी मलेरिया, मे बी सम अदर वेक्टर बॉर्न डिजीज़, उससे भी वो वनरेबल रहते हैं। अब आते हैं ITBP में। इट मैन्स द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो उनका एल्टीट्यूड का बहुत इशू रहता है। एल्टीट्यूड में यू कांट गेट इनफ एक्सेस टू द ऑल द कंफर्ट जो आप लैंड बेस्ड फॉर्मेशन में मिलता है। और उसके बाद आता है CISF। दे प्रोटेक्ट द इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस, और हमेशा उन्हें टोज पे रहना होता है बिकॉज कभी भी साबोटाज हो सकता है और इंडिया एनिमीज से घिरा हुआ है। तो दे हैव टू बी ऑन टोज कि कहीं भी इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन को किसी भी एनिमी फोर्सेस हार्म ना करें। तो ये चैलेंज है चारों फोर्सेस के, और इसके चलते हमेशा एक मेंटल कंस्ट्रेंट रहता है इन एवरी जोग्राफिकल रीजन दे आर पोस्टेड। और जो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट दैट दे फेस इज स्टेइंग अवे फ्रॉम द फैमिली। और मेडिकल साइंस हम लोग को ये बताता है कि जो सबसे बड़ा कॉज है मेडिकली अनफिट होने का या मेंटल डिसएडवांटेज होने का या किसी भी स्ट्रेस का, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का, उसका सबसे अच्छा रेमेडी है हैव फैमिली मेम्बर्स अराउंड यू, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। तो जो भी आर्म फोर्सेस में है, बीट मिलिट्री आर्म फोर्सेस या फिर सेंट्रल आर्म फोर्सेस, उनमें सबसे बड़ा इशू है फैमिली से दूर रहना, एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ मेंटल एगनी फॉर देम। तो ये सबसे बड़ा हेल्थ चैलेंज
अभी भी है और थोड़ा कम देखा गया, बिकॉज अगर कोई सोल्जर या कोई भी CISF या किसी भी सेंट्रल आर्म फोर्सेस का पर्सनल मलेरिया से डेथ होता है उनका, या फिर हार्ट अटैक से डेथ होता है, या किसी और एलिमेंट से होता है, तो यू वुड नो कि किस कारण से हुआ है. बट अगर मेंटल स्ट्रेस में है एंड इट इज डिग्रेडिंग हिज केपेबिलिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, या फिर उनका मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि ही इज़ नॉट लाइकिंग हिज लाइफ, ऐसा आप हमेशा सुनेंगे कि somebody in the armed forces or policemen committed suicide. This is because of mental fatigue and mental stress. तो इसको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है. सिर्फ हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी में सिर्फ ये नहीं एड्रेस कर सकते हैं कि हम लोग कितने सिक्योर है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड द पर्सनल एम्प्लॉयड इन द फोर्सेस. और रिसेंटली एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है इसी साल, जिसमें एम्स और CAPF एक जॉइंट अलायंस करके सेंट्रल आर्म फोर्सेस के पर्सनल के लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन बना रहा है इन द एम्स इटसेल्फ. उसमें सारे पर्सनल का मेडिकल फैसिलिटी इंक्लूडिंग देयर फैमिली मेम्बर्स और इवन आफ्टर दे रिटायर उनका देख रेख किया जाएगा फॉर मेडिकल पर्पसेस. बट ये इशू लाने का है बिकॉज सिर्फ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हेल्थ के पर्सपेक्टिव में भी हम लोगों को अपने इंटरनल सिक्योरिटी अपरेटस के पर्सनल का ध्यान रखना चाहिए. अब हम लोग आते हैं एक हेल्थ का इशू है, जिसमें ये कहा गया है, एक सिंपल डेटा से पता चला है कि 14% ऑफ द फंड्स इन आयुष्मान भारत इज स्पेंट ऑन दोज ओवर 70 ईयर्स. तो ये आर्ग्यूमेंट जब आयुष्मान भारत आ रहा था तो भी रखा गया था कि जितने भी सिटीज़न हैं, सीनियर सिटीज़न हैं अबाउ 70 ईयर्स ऑफ एज, उन सब को इंक्लूड कर लिया जाए एन मास इन आयुष्मान भारत. बट ये प्रपोजल हो नहीं पाया बिकॉज देयर आर लॉट मेनी सिटीजन जो कि केपेबल हैं टू सफाइस देम देयर हेल्थ नीड्स इन मॉनेटरी टर्म्स. तो हम लोग आते हैं इस मेन इशू पे कि क्यों ऐसा नहीं किया गया और क्या ऐसा करना ज़रूरी है. तो पहला है कि कॉस्ट ऑफ इंक्लूडिंग ऑल पर्सन जिनका एज 70 साल से ऊपर है would be equal to everyone in आयुष्मान भारत स्कीम. तो बिकॉज रीज़न उसका दो दिया गया है कि सीनियर सिटीज़न का मेडिकल विजिट बहुत फ्रीक्वेंट होता है और द कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग अ सीनियर सिटीज़न इज़ वे मोर दैन अ पर्सन हु इज़ ऑफ अ लेस एज. तो इट वुड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ आयुष्मान भारत. तो इस चीज़ को ड्रॉप कर दिया गया और हम लोगों ने ये डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि SCCC पे ही हम लोग इस स्कीम को चलाएंगे. और अगर हम लोग कॉस्ट के एनालिसिस से देखें तो आयुष्मान भारत इज फॉर 55 करोड़ पीपल ऑफ दिस कंट्री. अगर उसका कॉस्ट एनालिसिस किया जाए तो इट वुड बी लेस दैन इफ़ यू प्रोवाइड everyone above the age of 70. तो ये आर्ग्यूमेंट रखा जाता है ऑन द कॉस्ट बेसिस और उसका रीज़न ये है बिकॉज कि उनका मोर फ्रीक्वेंट है और कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग और डिलीवरिंग द मेडिकल बेनिफिट्स इज़ फार मोर दैन सम पर्सन दैट इज़ ऑफ लेसर एज. तो हम लोग के पास सवाल ये है कि क्या हम लोगों को कोई अलग सा स्कीम निकालना चाहिए that would cover every senior citizen of the country for Medicare benefits. अब लोग आते हैं वायनाड पे और वायनाड का एक स्टेटमेंट आया किसी सर्वाइवर का. Forefathers made Wayanad home, now dreams lie buried. That the survivor essentially means is कि उनके परदादा या दादा यहाँ आए थे and they settled in this place और अब वो सब चीज़ ख़त्म हो चुका है. तो हम लोग देखेंगे कि कैसे जनरेशनली ये चीज़ बिल्डअप हुई और आज वायनाड में वो सारा चीज़ जो जनरेशन से बिल्ड किया जा रहा था इन अ फैमिली वो जा चुका है. तो इट ऑल बिगैन व्हेन ट्री प्लांटेशंस अराइव्ड इन द रीजन. और रीजन इस सिर्फ सिंपल सा इतना है बिकॉज कॉलोनियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट था कि वी शुड बिल्ड अ ट्री प्लांटेशन एरिया इन द रीजन बिकॉज इट जियोग्राफिकली बहुत सूटेबल है. वो लोगों ने सेटल तो कर दिया और लोग वहाँ आने लगे फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सम लेबर. इवेंचुअली ब्रिटिशर्स चले जाते हैं और हम लोग को आज़ादी मिल जाती है.
बट क्योंकि एक साइकिल चल चुका था तो आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ इकोनॉमिक इम्परेटिव नहीं, इसका दूसरा एजेंडा ये भी है कि जब हम लोग आज़ाद हुए, इवन अप टिल 70s और 80s, 1970s और 80s, वी डिडंट नो व्हाट इज़ ऑल अबाउट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। हम लोग को उस समय भी लगता था इट शुड बी बिजनेस एज यूजुअल, और अंग्रेज जब गए थे तो भी यही लगता था। वी डिडंट हैड द नॉलेज कि इवेंचुअली आफ्टर 2-3 डेकेड्स या 5 डेकेड्स यहाँ पे क्या हो। तो सब कुछ सेटल हो गया, सब लोग आ गए, और इवेंचुअली जब पॉपुलेशन बढ़ा और ट्री प्लांटेशन गेव एम्प्लॉयमेंट टू लॉट मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों का घर चलता है उससे, तो लोग और आए और सेटल हुए, तो पूरा इकोसिस्टम, पूरा जनरेशन वहाँ बसता चला गया और प्रेशर बिल्ड होता चला गया, जो कि ब्रिटिशर्स जब स्टैब्लिश किए थे टी प्लांटेशन, उस समय इतना नहीं था। तो इवेंचुअली पॉपुलेशन बढ़ता है, लोग और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए वहाँ आते जाते हैं और प्रेशर बिल्ड होता जाता है, और इवेंचुअली हम लोग ये देखते हैं कि अब लाइवलीहुड का जितना भी एवेन्यू था उस पर अब एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। अब लोग वहाँ पे जाएंगे तो बिकॉज अभी भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है एंड वी हैव द टूल्स टू मेक इट हैपन, बट हमेशा एक रिस्क रहेगा वहाँ पे लोगों को कि क्या चीज़ें पहले जैसा हो पाएंगी या नहीं। तो अब हम लोगों पे ये तो हम लोगों ने जान लिया कि पहले कैसे बिल्ड हो गया, कैसे हम लोगों ने बिना जाने एक एरिया को इंक्रोच कर दिया, जो कि इंक्रोच करना हम ही लोगों के लिए सही नहीं था। मे बी हमारे पास नॉलेज नहीं था, बट वी हैव द नॉलेज, वी शुड मेक द अमेंडमेंट्स। बट चैलेंज ये आएगा कि अब इतना इकोनॉमिक इंटरेस्ट या इतना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया है उस रीजन का कि उस रीजन को जाने देना मे बी वहाँ के लोग खुद नहीं चाहेंगे। और अगर गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाती भी है टू रिमूव ऑल द इंक्रोचमेंट्स और इको सेंसिटिव जोन को फुल्ली इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो भी वहाँ की जनता के लिए सही नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। और आने वाले समयों में हम लोग देखेंगे, बिकॉज पहले भी ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है फॉर डिक्लेयरिंग द रीजन एज इको सेंसिटिव जोन। अब एक पॉजिटिव न्यूज़, 135 रिटर्न टू जिरीबाम हाउस। ये मणिपुर की घटना है जहाँ पे दो कम्युनिटी लीडर्स ने बातचीत करके एक पीस सेटलमेंट किया है एंड पीपल आर रिटर्निंग। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ एंड वी शुड स्टेबलाइज मणिपुर। जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में इश्यूज़ हैं, वी शुड रिजॉल्व इट मच मोर क्विकली, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं हमारे नेबरहुड में एक पॉलिटिकल टर्मोइल है एंड वी वोंट वांट एन इंटरनल टर्मोइल टू गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आज का सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल, आज बहुत सारे एडिटोरियल है, बट इट इज़ मोर अबाउट पॉलिटिकल टर्मोइल इन बांग्लादेश, इट इज़ अबाउट मिडिल ईस्ट, जो उतना रेलेवेंट नहीं है, बट एक एसेंशियल चीज़ सीखने वाला आज ट्यूटोरियल में है। इट इज़ अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी और उससे कैसे सस्टेनेबिलिटी, ट्रेड, नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, तो हम उसको समझेंगे। तो ये बोलता है, ये आर्टिकल कहता है बैलेंसिंग रियल पॉलिटिक विथ ग्रीन ट्रांजिशन। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि आप रियलिस्ट हो व्हेन इट कम्स टू ग्रीन ट्रांजिशन और अपने चैलेंजेस और अपने अपॉर्चुनिटीज़ को देखें और सब चीज़ को इंटीग्रेट करने की कोशिश करें टू बैलेंस बिटवीन ऑल दोज थिंग्स। तो पहला है कि ये आर्टिकल 3 चीज़ों पे घूमता है। तो पहला है सस्टेनेबिलिटी, दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी एंड तीसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम लोग जानते हैं कि वी आर इन ए प्रिकेरियस सिचुएशन, वी कैनॉट अलाउ, हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं टू बिजनेस गो एज यूजुअल जैसा पहले होता था कि वी विल कीप ऑन कंज्यूमिंग द फॉसिल फ्यूल और उससे जो ट्रेजेडी होगा या क्लाइमेट चेंज होगा वो हम लोग देख ही रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी इट्स अ मेजर इशू, और क्योंकि एनर्जी जनरेशन सबसे बड़ा पॉल्यूटर है, तो हम लोग जब तक कि ग्रीन एनर्जी में चेंज नहीं करेंगे अपने एनर्जी जनरेशन को, तो हम लोग इस चीज़ को अटेन नहीं कर पाएंगे, सस्टेनेबिलिटी को अटेन नहीं कर पाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी विल टॉक अबाउट इट लेटर। और इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम लोग जानते हैं कि वी आर इन अ डेवलपिंग स्टेज और हमारे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ लगभग बराबर हैं। तो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ वी नीड एनर्जी, और एनर्जी अबंडेंस फॉसिल फ्यूल से ही आ सकता है। बट वहाँ पे कैश 22 है कि अगर हम ये करेंगे तो ये नहीं मिलेगा।
तो हमें एक क्लीन ट्रांजिशन करना है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल्स, मेड स्मॉल और लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स, या फिर बैटरी स्टोर्ड ग्रीन एनर्जी, मे बी सोलर, मे बी विंड, मे बी जियोथर्मल। तो यहाँ पे ये दो चीज़ के बारे में चीज़ें, ये पूरा एजेंडा घूमता है। और तीसरा जो नेशनल सिक्योरिटी, इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो व्हेन इट कम्स टू ग्रीन ट्रांजिशन, द राइटर सेज कि द ट्रांजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। आप देखे भी होंगे कि जो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि गवर्नेंस में बहुत अच्छे हैं, दे हैव ह्यूज कैपिटल, तो उनका ट्रांजिशन जल्दी हो पा रहा है, दे हैव बेटर गवर्नेंस मॉडल, और उनके पास विंड और सोलर का नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है। एंड व्हेन इट कम्स टू नॉर्दर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मे बी बिहार, मे बी आसाम, मे बी उड़ीसा, उनका ट्रांजिशन अभी भी बहुत स्लो है व्हेन कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स। तो इंडिया तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ग्रीन एनर्जी में, बट पूरे नेशन में ये यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं किसी स्टेट में बहुत पेस अच्छा है और कहीं पे पेस बहुत कम है। अब नेक्स्ट इशू ये बात करते हैं, देयर इज अ टेंशन बिटवीन ड्राइवर्स ऑफ ट्रांजिशन एंड ट्रेड पॉलिसी। तो व्हाट इट एसेंशियली मीन्स इज कि हमारा ट्रेड पॉलिसी है कि हम लोग वो चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे जो कि हम लोग यहाँ बिल्ड कर सकते हैं। तो वी आर ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिसीज़, ट्वीकिंग पॉलिसीज़, ताकि हम लोग वो चीज़ मैन्युफैक्चर करें जो हम केपेबल है और जिसका यूटिलाइजेशन इंडियन मार्केट्स में है। यहाँ पे फोटोवोल्टाइक्स प्राइम एग्जाम्पल है। तो जो ड्राइवर्स हैं ट्रांजिशन के, दे आर ऑल फॉर कि हम लोग जो चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं वो हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल, स्टोरेज सिस्टम से इंपोर्ट कर लेते हैं। जब हम लोग का कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगा, देन वी विल स्विच टू डोमेस्टिक प्रोड्यूस, जो हम लोग इन सब चीज़ों में करेंगे फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हमारे पास एक एजेंडा है फॉर ग्रीनर ट्रांजिशन। हम लोग इस चीज़ को अभी इंपोर्ट करते हैं, इन द मीन वाइल इसका कैपेसिटी बिल्ड करेंगे एंड वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन दिस एरिया। बट जो ट्रेड पॉलिसी है इसके काउंटर जाता है। ट्रेड पॉलिसी ये कहता है कि वी शुड बिल्ड दीज थिंग्स राइट नाउ एंड एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट बिल्डिंग इट। और हम लोग पॉलिसी इस तरह से ट्वीक करेंगे फॉर प्रोडक्शन, फॉर एनर्जी जनरेशन एंड फॉर ट्रांसमिशन का ट्रेड पॉलिसी ऐसा रखेंगे दैट वुड इंसेंटिवाइज बिल्डिंग and incentivize energy production, building of materials that would aid production of green energy. फिर तीसरा इशू है, there is a imbalance between real politics of governance, ethical imperative of sustainable development. एक ethical imperative है कि there are challenges कि अगर आप green energy में shift करेंगे तो जो एनर्जी डेंस रीजन्स है जहाँ मिनरल बहुत है इंडिया में, जहाँ मिनरल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, दे आर रिलेटिवली पुअर टू सदर्न स्टेट जहाँ पे ये ग्रीन ट्रांजिशन हो रहा है। एंड दे वुड स्विच फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा, जिनसे इन स्टेट्स को रॉयल्टी मिलता है, वो रॉयल्टी का सोर्स बंद हो जाएगा। तो देर इज़ सम इम्पेरेटिव्स की ग्रीन ट्रांजिशन में भी बहुत सारे इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है, जैसे रीयूज़, रिसाइकिल, ये चीज़ें नहीं होती है तो बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो ये सारे गवर्नेंस मॉडल को होलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है, इनका यही आर्गुमेंट है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट इशू पे, जो सस्टेनेबिलिटी और ट्रेड पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को लिंक करता है। सेंटर पीस इसमें नेशनल सिक्योरिटी है। तो आर्गुमेंट ये है कि ट्रेड पॉलिसी मस्ट सबसर्व द नेशनल इंटरेस्ट, कि ट्रेड पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आए, ना कि दोनों काउंटर चले एक दूसरे के, एंड वी डोंट गेट एनी ऑफ दीज थिंग्स। तो ट्रेड पॉलिसी का एक बेस लाइन ये है कि वी कांट ओवर एक्सपोज आवरसेल्व्स बाय द इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना और मे बी मलेशिया, जहाँ पे इन चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा है एंड दे आर मार्केट लीडर्स, और उनका जो competitive edge है when it comes to pricing and the volume, वो बहुत ज़्यादा है किसी और कंट्री से, even in the west। तो अब हम लोग वापस से गवर्नेंस वाले मॉडल पे जाते हैं कि गवर्नेंस में स्टेट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंकरेंट लिस्ट में है, और स्टेट और सेंटर दोनों इस चीज़ में बराबर एफर्ट डाल रहे हैं। कुछ स्टेट ज़्यादा डाल रहे हैं, कुछ स्टेट्स कम डाल रहे हैं, जो कि नेचुरल डिफरेंट पेस है
इन दिस एंडेवर। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रीन्यूएबल जो अपना टारगेट रखे थे 50% का 2030 तक, वो अचीव हो जाएगा, 2025 तक वो अचीव हो जाएगा, और मे बी दे हैव अचीव्ड मोर। मतलब वी आर इन द राइट डायरेक्शन, बट कैवियाट यही है, कॉशन यही है कि डिफरेंस ऑफ ट्रांजिशन, द पेस इज डिफरेंट, और इसको यूनिफॉर्म या एक जैसा बनाना है ताकि ये ग्रोथ और ज़्यादा हो और जल्दी हो। अब यहीं पे आता है कि ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जैसे मैंने पहले बताया कि सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट हैव हाई कैपिटल टू इन्वेस्ट इन ग्रीन प्रोजेक्ट्स, उनके पास गवर्नेंस मॉडल अच्छा है, तो जो ग्रीन एनर्जी जनरेटर्स हैं उनको बहुत ल्यूक्रेटिव होता है टू डू बिजनेस इन दीज एरियाज। बट जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, जो रिलेटिवली पुअर स्टेट्स है, दे आर नॉट वेल गवर्न, उनके पास गवर्नेंस मॉडल नहीं है टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स। तो नीति आयोग का इसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ताकि एक पुश मिले, सो दैट ये सारे जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं वो इंटीग्रेट हो पाए टू द नेशनल ग्रिड। जो ट्रांसमिशन का जो मेन एजेंडा है उसमें हम लोग शिफ्ट करें। अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक इम्पेरेटिव, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो बांग्लादेश के सामने हैं। तो ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि अप्रैल एक्सपोर्ट्स सी ग्लोबल ऑर्डर्स पार्टली शिफ्टिंग टू इंडिया अमिड क्राइसिस इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग जाइंट व्हेन इट कम्स टू टेक्सटाइल। तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया है, और स्पेसिफिकली मॉब्स ने बिजनेसेस को टारगेट किया था अवामी लीग मेंबर्स में, जो कि टेक्सटाइल ओनर्स भी थे। तो इससे जो ऑर्डर्स वेस्ट ने या डेवलप्ड वर्ल्ड में मिले थे इन लोगों को, अब वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो देयर वोंट बी फर्दर ऑर्डर्स टू दीज बिजनेसेस। और इससे एक साइकी बनेगा वर्ल्ड में कि दे वोंट बी एबल टू सप्लाई द गुड्स, और ये सप्लाई का डिमांड जो होगा वो इंडिया में आ जाएगा, ऐसा दिख रहा है होते हुए भी, और मे बी ये सही भी है। तो इससे हम लोग ये सीखते हैं कि फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट द बेस लाइन इज यू नीड टू हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। बिना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की यू वोंट हैव इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब हम लोग नेक्स्ट इशू पे आते हैं कि हम लोग का एक स्टार्टअप लॉबी है इंडिया का, दैट हैज़ पुट अ कंप्लेंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अगेंस्ट गूगल कि उसका जो डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्राइज है या आर्म है, इट इज़ आर्म ट्विस्टिंग एंड नॉट फेवरिंग इंडियन एंटरप्राइज, और उसका मार्केट शेयर ज़्यादा होने के कारण इट इज़ अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पावर। और एक न्यूज़ यूएस से भी है रिगार्डिंग गूगल कि गूगल हैज़ एन इलीगल मोनोपोली ऑन सर्च रूल्स यूएस जज। दैट एसेंशियली मीन्स कि अमेरिका जहाँ पे गूगल स्टैब्लिश हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की कोर्ट भी ये देख रहा है कि दे आर अब्यूजिंग देयर मार्केट स्पेस। तो इट विल बी इक्वली ट्रू फॉर इंडिया, और इंडियन एंटरप्राइज गूगल और एप्पल के हेजेमनी से वुड बी अब्यूजिंग देयर मार्केट स्पेस एंड दे वुड लूज देयर इंटरेस्ट। तो इस चीज़ से हम लोग ये सीखते हैं कि even if we are digitally competent, we have to rely on these American corporations जो कि अपना मार्केट स्पेस इतना ज़्यादा है उनका, they can easily abuse their dominant power. तो we have to think in alternatives कि इनके मार्केट डोमिनेंस को कैसे तोड़ा जाए, या फिर इनको बाय लॉ कैसे रेगुलेट किया जाए कि अपना डोमिनेंट पोजीशन किसी मार्केट शेयर में वो अब्यूज़ के फॉर्म में ना यूज़ कर पाए। सो दैट इज़ एंड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।